दोस्तों कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर पे रिगेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज हम लोग अपने बीकॉम थर्ड ईयर, नॉट थर्ड ईयर और थर्ड सेमेस्टर, इनके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि इनके बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस यूनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल, इस यूनिट में हम लोग इस पूरे यूनिट को, इस वीडियो में इस पूरे यूनिट को हम लोग पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो आपका पहला टॉपिक आता है वो आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर यू कहें तो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता है, केवल एक तरह का प्रॉमिस होता है जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब एग्रीमेंट होगा, जब इन्फोर्सेबिलिटी होगी। भारत में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्ड में गवर्न किया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर एंड वैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट को क्या करता है, वैलिडेट करता है। साथ ही साथ उनके लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करता है। पार्टीज के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी करता है और पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको वैलिडेट भी करता है। ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, रिटन, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, जैसे कि वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। और हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किससे गवर्न किया जाता है? जो भी आपके एक्ट है, जितने भी आपके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं आउटलाइन इन द एक्ट, उनके थ्रू इसको क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उनके थ्रू इसको गाइड किया जाता है, गवर्न किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और दोस्तों कि आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा ना तो बहुत बड़ा वाला लॉस हो सकता है आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप इस यूनिट को छोड़ भी देते हो ना, सोचते हो कि नहीं मैं ये यूनिट तो हो जाएगा, नहीं, आपस में सारे यूनिट्स इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिट के वीडियो को छोड़ते हो तो आपका इसमें लॉस है, मेरा नहीं। ठीक है, तो पूरे शिद्दत से और पूरे सीरियसली होकर डेडिकेशन के साथ आप वीडियो को देखिए। और ये भी जो 15 17 16 17 18 19 20 दिन जितने भी बचे हुए हैं एग्जाम्स के, वो दिन में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि 1 मंथ मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 1 मंथ मैक्सिमम आपके पास है एग्जाम होने में, आपके सेमेस्टर एग्जाम होने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाइए। आप सभी से गुजारिश है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। पहला आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। भैया ये एक्सेप्टेंस मतलब एसेंशियल्स क्या होता है? तो मेरे छोटे भाई, जो ये एसेंशियल्स होता है ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब ये ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, बस ये होता है एसेंशियल्स। तो इसमें पहला पॉइंट आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द आईसीए मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बताता है कि जो प्रपोजल है, प्रपोजल क्या होता है? ये एक ऐसा ऑफर होता है जो कि एक इंटरेस्टेड पार्टी करता है दूसरे इंटरेस्टेड पार्टी को, जो कि चाहता है एग्रीमेंट में एंटर करना। दूसरा पार्टी जो कि एग्रीमेंट में एंटर करना चाहता है, ऐसे प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जब होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। मतलब कि अगर को एग्रीमेंट को बनाना है तो एक्सेप्टेंस में या फिर प्रपोजल में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मीन्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीमेंट। Defined under section 2 subsection A of the ICA, it is defined as when one party perform the duty to show interest to other party। जब एक पार्टी परफॉर्म करती है वो ड्यूटी जिसमें कि वो क्या करती है? इंटरेस्ट शो करती है। या फिर जो ड्यूटी वो परफॉर्म करती है किस लिए करती है? इंटरेस्ट को शो करने के लिए। अदर पार्टी में, कि अदर पार्टी में उसका क्या है? इंटरेस्ट है।
फॉर द विलिंगनेस टू परफॉर्म और नॉट परफॉर्म अ पार्टिकुलर एक्ट एंड दस टू गेट द, और इस तरीके से क्या मिलता है आपका एक्सेप्टेंस मिलता है। ये जो इंटरेस्ट शो किया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं या फिर प्रपोजल कहते हैं। नहीं होता है कि एक कंपनी ने मुझे प्रपोजल दिया है, कहने का मतलब वो आपको एक तरह से क्या दिया है, ऑफर दिया है। तो ऑफर प्रपोजल में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं। जैसे कि एक्स प्रपोज कर रहा है या फिर ऑफर कर रहा है टू बाई अ कार फ्रॉम वाई, जैसे कि एक्स प्रपोजेस टू बाई अ कार फ्रॉम वाई, वाई से कह रहा है कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, मुझे आपसे कार लेना है, कितने रुपए में, 20 लाख रुपए में। अब ये जो प्रपोजल है इसे हम लोग ऑफर भी कर सकते हैं। एंड वाई गिव्स हिज कंसेंट फॉर दिस ऑफर, और वाई अपना कंसेंट देता है कि ठीक है आप कार मुझसे ले सकते हैं। दिस कंसेंट प्रोवाइडेड इज नोन एज एक्सेप्टेंस, और ये जो वाई ने अपना कंसेंट दिया इसके अपोज में, नॉट अपोज मतलब इसके विद मतलब कि इसके एक्सेप्टेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस कहलाएगा। कहने का मतलब है इसके विद में किया है तो एक्सेप्टेंस कहलाएगा, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो वो आपका एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक्सेप्टेंस जरूरी है, दैट्स वाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। किसी का ऑफर आपको मिलना भी चाहिए और उसके बदले में आप उस पर एक्सेप्टेंस दोगे, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये होगा। तो उस ऑफर को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉमिस कहेंगे। तो मतलब अब वो प्रॉमिस कर दिया है, जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो वो ऑफर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉमिस में, कि पक्का और पक्का उसको लेना ही लेना है, ना नकारा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट जब हो चुका है तो आप कार लोगे ही लोगे। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे घर पे ये हो गया था, मैं कुछ नहीं कर पाया, अरे नहीं चलेगा भाई ये सब। आगे बात करते हैं। थोड़ा सा फनी हो गया था। कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये क्या कहता है? देखिए जो सेक्शन 11 है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये क्या बताता है कि हर एक पर्सन कंसिडर टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, हर एक पर्सन को माना जाता है कि वो सक्षम है एग्रीमेंट में एंटर करने में, एबल है, प्रोवाइडेड द पर्सन, लेकिन क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो पर्सन मेजॉरिटी एज में होना चाहिए, माइनॉरिटी एज में नहीं, मतलब 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए थ्रू लॉ, नहीं तो भाई उसको तो गैर कानूनी माना जाएगा, भाई इस बंदे के साथ आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। तो ये कॉम्पिटेंट पार्टीज है। पीपल कंसिडर्ड इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर आइदर माइनर्स, जो कि या तो माइनर्स हैं, ये लोग कॉम्पिटेंट माने जाते हैं, मतलब कॉम्पिटेंट नहीं माने जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट माने जाएंगे, मतलब ये लोग नहीं एंटर कर सकते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। इनकॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग से बाय एनी लॉ, जो कि इसके अधीन वो आते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ वो लोग किसी भी ट्रॉमा से ना गुजरते हों, या फिर वो लोग किसी भी मेंटल डिसेबिलिटी से ना गुजरते हों। However, people who enter into agreement under the influence of a drug or alcohol per se are included in this group. कह रहा है कि अगर वो लोग जो कि इंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट में किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में, पी पा के नशे में चल रहे हैं, तो रहे मैं तो ले लूंगा कार, कार क्या मैं एरोप्लेन ले लूंगा भाई, तू तो बस पैसे की बात कर, मैं ले लूंगा, मैं पिया नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो भी ऐसे पी के बोल सकता है, ठीक है, मैं कार क्या एरोप्लेन ले लूंगा, ये सब कुछ ले लूंगा, मैं सबसे ज्यादा, मेरे पास पैसे हैं, पेड़ पे पैसे उगते हैं, मैं उठाता हूँ, सुबह में तोड़ने जाता हूँ। ये मैसा मैं नहीं। वो पीकर ड्रग्स अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो लोग कह देंगे, तो क्या वो लोग इनकॉम्पिटेंट होंगे या कॉम्पिटेंट होंगे? वो लोग भी इनकॉम्पिटेंट ही माने जाएंगे, उन लोग को भी इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा, कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए 16 साल का है, जब वो बोरो करता है मनी बी से, आफ्टर 2 years बी पूछता है ए से कि वो रिपे करे जो कि उसने बी से लिया था। हावेवर, ये जो रिक्वेस्ट हुआ ए मना कर देता है देने से। टेकन टू ट्रायल इट वॉज डिक्लेयर्ड, तो क्या होगा भाई, उस टाइम पे 16 साल का था जब बोरविंग किया था, अब 2 साल बाद बी बोलता है कि अब तो तुम माइनर नहीं रहे, मेरा लोन रिपे करो। तो टेकन टू ट्रायल ये डिक्लेयर किया गया कि ए इज नॉट लायबल टू पे बी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आईसीए, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 के हिसाब से ए लायबल नहीं है बी को पेमेंट करने के लिए।
तो सही मौका है अपने छोटे भाइयों बहनों से कहिए, बेटा जी आप लोग अपना गलत उम्र बताइए और पैसे लेकर आइए। ये तरीका है, लेकिन इसमें झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये बात है, लेकिन ध्यान से ऐसा कीजिएगा नहीं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सही, ठीक है। तो 16 साल और 17 साल वालों, लोन लो, 1 साल बाद, 1 साल तक एकदम उनको झकाओ। आफ्टर 18 ईयर्स जब वो बोलने आए तो कहो नहीं देंगे लोन, कहेंगे सब क्यों नहीं दोगे भाई, 18 साल के तो हो गए हो। तो कहना है कि सेक्शन 11 ऑफ ICA क्या कहता है, पढ़ के आइए फिर मेरे पास आइए, मैं आपको एक कौड़ी नहीं दूंगा, आप यहाँ से दफा हो जाइए, दफा हो जाइए। ठीक है, अगले बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। अब ये क्या कहता है लॉफुल कंसिडरेशन, ये तीसरा इसका एसेंशियल या तीसरा इसका एलिमेंट है। सेक्शन 23 ऑफ ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 23 है, ये क्या बोलता है कि कोई भी कंसिडरेशन या फिर जो पर्पस है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पर्पस जो है किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडर किया जाएगा लॉफुल, मतलब तब तक लॉफुल माना जाएगा, तब तक कानूनी माना जाएगा जब तक कि इसे लॉ द्वारा बहिष्कृत नहीं किया जाता या फॉरबिडन नहीं किया जाता। इफ अलाउड, अगर अलाउ कर दिया जाता है लॉ द्वारा, तो ये सोल पर्पस जो है लॉ का क्या कर देगा, उसको डिफीट कर देगा। या फिर इससे क्या हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग इंजरी टू बॉडी और प्रॉपर्ली इन एनी वे, और इसे हम लोग इमोरल मानते हैं कोर्ट द्वारा, या फिर अपोजिशन मानते हैं पब्लिक पॉलिसी के। समझने एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल में समझिए, अगर एक्स एग्री कर रहा है अपना बाइक सेल करने के लिए वाई को 50,000 में, तो यहाँ पे वाई प्रॉमिस करता है एक्स को कि वो उसे 50,000 देगा इन एक्सचेंज ऑफ बाइक, इन एक्सचेंज ऑफ बाइक इज द कंसिडरेशन। तो वहाँ पे बाइक का जो एक्सचेंज के बदले में, तो भाई एक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अपना बाइक आपको बेचूंगा, बाइक को भाई सब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं आपका बाइक खरीदूंगा 50,000 में, तो ये कंसिडरेशन माना जाएगा, लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। क्या लॉ द्वारा फॉरबिडन किया गया, नहीं किया गया। क्या इसका सोल पर्पस से कोई फ्रॉड हुआ, नहीं हुआ। भाई 50,000 का बोला, 50,000 का वाई ने खरीद लिया, कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं हुई, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी सिंपली कंसिडरेशन इज एक्चुअली योर लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, अगला एलिमेंट है फ्री कंसेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फ्री कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें टर्म्स भी आते हैं। कंसेंट अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो बुद्धियों का मिलना, हिंदी में कहें तो बुद्धियों का मिलाप, या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स, या फिर एग्रीमेंट दो लोगों के बीच का, दो या दो से अधिक लोगों के बीच के, दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एग्रीमेंट। अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कंसेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लीगली बाइंडेड है, उसके लिए कंसेंट की आवश्यकता है। और लीगल डेफिनेशन कंसेंट का क्या है अंडर द ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1871, नो 1872, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अधीन आपका कंसेंट क्या होता है, बेसिकली जब दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या करती हैं, एंटर करती हैं, तो यहाँ पे एग्रीमेंट किस पे होना चाहिए, सेम चीज पर होना चाहिए और सेम मैनर में होना चाहिए। जो लीगल डेफिनेशन है पुट्स एम्फेसिस ऑन कंसेंसस एडिडम, इसको क्या कहते हैं, कंसेंसस एडिडम, आइडेम नहीं, कंसेंसस एडिडम, विच इज नथिंग बट मीटिंग ऑफ माइंड्स। लीगल डेफिनेशन में इसको कंसेंसस एडिडम कहते हैं, जिसका मतलब कुछ नहीं होता बल्कि केवल एक चीज होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, बुद्धियों का मिलना। ठीक है, यानी एक जैसा ओपिनियन रहना। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इन कॉन्ट्रैक्ट, माना जाता है कि कंसेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में फ्री माना जाता है कि कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मुफ्त का होना चाहिए, पैसा से नहीं लगता। अरे नहीं भाई, कंसेंट फ्री होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी से आप प्रेशर दिलवाकर आप कंसेंट उसका नहीं ले सकते हो। मतलब वो फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोअर्सन से, मिस्टेक से और अनड्यू इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कोअर्सन सेक्शन 15 के हिसाब से ऑफ ICA डिफाइन करता है, कोअर्सन का मतलब होता है किसी को परस्यूट करना, किसी को दबाव देना कि तुमको करना ही करना है, डराना, अगर नहीं करोगे तो समझ रहे हो ना निकलोगे घर से, और ऐसा हम लोग मारेंगे ना, बुरा मारेंगे ना, क्या ही बोल रहे हो भाई, बुरा मारेंगे एकदम, मतलब घर जाने के लायक नहीं बचोगे तुम। तो ये क्या कहलाता है, कोअर्सन कहलाता है। परस्यूडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग ऑफ थ्रेट्स, डरा धमका के, फोर्स करके, बलपूर्वक। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इसमें कंसेंट ये सेक्शन 16 के हिसाब से है,
अगर कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है पर्सन द्वारा हु इज डोमिनेंट पोजीशन, मान लेते हैं कहता है कि हमारे चाचा विधायक है, नहीं करोगे बाबू रिले जाओगे बढ़िया से, तो ये डोमिनेंट पोजीशन पे हैं कंपेयर टू अदर पर्सन, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू उन्होंने क्या किया, कंसेंट पर अपना मुझसे राजीनामा लिया। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, धोखा देना। लड़के अच्छे समझ सकते हैं, लड़कियां भी समझ सकती है, धोखा देना, ठीक है। मीन्स कोई इंटेंशन नहीं होता है, बहलाना, फुसलाना, बहका देना, कहना कि अरे सर गए आप, सपोज करो कि आप गए लेने पेंसिल, पेंसिल नहीं पेन लेने गए, सिंपल सा, कोई आपको उसने पेन दिखलाया, आपने कहा कि ये भैया कितने का है, तो वो दुकानदार आपको बोला कि मैम या फिर सर ये आपका मान लीजिए कि 500 रुपये का है, पेन 500 रुपये का। अब उसने उसकी क्वालिटी ऐसी ऐसी बताई, कहा कि मैम ये पेन तो बहुत ही स्मूथ चलता है, इतना स्मूथ चलता है कि मक्खन फेल है। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, तो मतलब एकदम उसका बड़ाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पे बड़ाई हो रहा है कि भाई ये पेन इतना मस्त लिखता है ना, इस पेन की खासियत एक और बताऊं, तो उन्होंने बोला क्या, अरे इसी पेन से तो अच्छे अच्छे मार्क्स आते रहते हैं, अगर आप इस पेन से लिखोगे ना तो आपके 100 में से 200 मार्क्स आएंगे। तो कहा क्या बात कर रहे हो, तो कहा कि 100 में से 200, पागल क्यों बना रहे हो। आपने कहा अरे हुआ नहीं है, रेलवे ग्रुप डी में 100 में 200 आ गया था किसी बच्चे का, वैसे ही आपके सेमेस्टर एग्जाम में 100 में 200 आ जाएंगे। तो ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप अगर मुझे मेरे चैनल से पढ़ोगे ना तो बड़ा फायदा होगा, एकदम मतलब टॉप ही कर जाओगे, एकदम मतलब एक दिन में मैं तो आपको टॉपर बना दूं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। सो उन यूट्यूबर्स के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वो भी एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन ही करवाते हैं, डिसीव करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट्स, गलत स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। नो इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है, नो काट दीजिएगा, नो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। सुनो इतना मिस प्रिंटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड एक एक्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है दूसरे पर्सन को डिसीव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर यह है कि मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपने कहा कि ये बाइक ले लीजिए और कुछ टाइम बाद बाइक तो चलाया आपने, लेकिन बाइक की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा था कि बाइक बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको नहीं, सही नहीं लगा, तो गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। मतलब कि इंटेंशन नहीं रहता है मिस रिप्रेजेंटेशन में, और फ्रॉड में इंटेंशन के साथ होता है। फ्रॉड इंटेंशन के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया 500 रुपये वाला, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे चैनल पे आपको बोला टॉपर बना दूंगा, मेरा प्रयास है टॉपर बनाने का, लेकिन नहीं होगा तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, फ्रॉड नहीं होगा। इसका मतलब मुझको ये मत कहना कि मैं फ्रॉड हूँ, ठीक है। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में केवल एक बात का अंतर होता है, और पूछ सकता है ये अंतर कि फ्रॉड बेसिकली आपका इंटेंशन के साथ किया जाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन विदाउट एनी इंटेंशन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एक और एसेंशियल है इसका, और वो क्या है, इंटेंशन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। इंटेंशन डिलिजेंटली कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इंटेंशन जो है डिलिजेंटली कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाएगा लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में, जिससे कि लीगल कंसिक्वेंसेस को एक्सेप्ट किया जा सके एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। लेकिन ये अगर बात करें हम लोग सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, तो वहां पे जो परजम्पशन होता है वो ये होता है कि पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। सोशल अगर बात किया जाए, सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी अननोन पर्सन के साथ, स्ट्रेंजर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका ऑब्वियस एक रहता है कि भाई अगर ये कुछ करेगा तो तुरंत मैं क्या कर दूंगा, लीगल एक्शंस ले लूंगा। लेकिन वहीं अगर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, घर पे होता है, मान लेते हैं कि आपके पापा ने कहा कि सुनो बेटा जी, अगर आप टॉप करते हो अगर आप टॉप करते हो तो आपको मैं आईफोन दिलाऊंगा।
तो आपने कहा पापा बिल्कुल डन, तो कहना हाँ डन, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा बीआरएफ में आपने पढ़ा ये पॉइंट, आप गए फ्यूचर सर्वर पे, आपने देखा ये पॉइंट, और उसके बाद आपने कहा कि सर ने तो, भैया ने तो ऐसा ऐसा चीज बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट के केस में अगर आप घरेलू एग्रीमेंट करते हो तो उस केस में आप लीगल रिलेशनशिप में नहीं बंधे हुए हो, ठीक है। यूजुअली वो प्रेजेंशन ये है कि पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट, आपका ना कोई लीगल मतलब कि रिलेशनशिप को क्रिएट करने का उद्देश्य था और ना ही पापा का आपके साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था। तो अगर आप अननोन स्टैंडर्ड के साथ करते हो या फिर नोन जिसके साथ चाहते हो कि हाँ लीगल रिलेशन रहे, लीगल रिलेशन के अलावा सोशल रिलेशन ना रहे, तो सोशल और डोमेस्टिक रिलेशन अगर रहता है तो वहां पे आपका लीगल रिलेशन कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का होना चाहिए, ना कि सोशल या फिर डोमेस्टिक रिलेशन। ठंडी पड़ गई है, खास इसीलिए ले जा रहा हूँ। अगली बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में, उनके राइट्स को लेकर, उनके ऑब्लिगेशंस को लेकर। इफ टाइपिकली इन्वॉल्व्स एन ऑफर फ्रॉम वन पार्टी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अदर। यहाँ पे होता क्या है कि एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। एग्रीमेंट को लीगली बाइंडिंग होने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होने चाहिए, जो भी आपको मैंने बताएं, इंक्लूडिंग लॉफुल कंसिडरेशन बता दिया है, कॉम्पिटेंट पार्टीज भी बता दिया है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो गैर कानूनी नहीं, कानूनी होना चाहिए। ड्रग्स के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या तो इम्प्लाई होना चाहिए, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और साथ ही साथ ये बेसिस क्रिएट करना चाहिए लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए, मतलब कि लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए एक तरह का क्या फॉर्म करे, बेसिस फॉर्म करे कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं, ठीक है। तो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, और एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या तो इम्प्लाइड होना चाहिए। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, देखिए। एवरी कॉन्ट्रैक्ट is an agreement, but every agreement is not a contract। मतलब क्या है? पहला है इन्फोर्सेबिलिटी। एक एग्रीमेंट में और मे नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल। एक एग्रीमेंट हो सकता है कि लीगली इन्फोर्सेबल हो और ना भी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज। एक एग्रीमेंट में एक या एक से अधिक ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, उनकी कमी हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटेट एन इंटेंशन बाय पार्टी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लीगल रिलेशन आपका इंटेंशन होना चाहिए, भी मैंने बताया था आपको, जबकि एक सिंपल एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन का इंटेंशन हो या ना हो जरूरी नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जरूर लीगल रिलेशन ही होना चाहिए। फॉर्मेलिटी की बात करें, अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में है फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट के पास कुछ फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि रिटेन, साइन, जबकि एग्रीमेंट ओरल या फिर इम्प्लाई हो सकता है, केवल ओरल और इम्प्लाई। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, रिटेन, साइन। लीगल कंसिक्वेंसेस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हो, ब्रीच करते हो, तो इससे लीगल कंसिक्वेंसेस और रेमेडीज आ सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल एग्रीमेंट को अगर आप तोड़ते हो तो इससे कोई लीगल कंसिक्वेंस आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। एग्रीमेंट टूटता है, नो लीगल एक्शन विल बी टेकन, बट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच्ड, लीगल कंसिक्वेंसेस एंड रेमेडीज कैन बी इन्वॉल्व्ड। कंसिडरेशन की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए जो कि पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होंगी, जबकि एग्रीमेंट में ये एलिमेंट की कमी होती है। स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफन मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इन आउटलाइनिंग टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफन क्या होता है, डिटेल्ड होता है बहुत ज़्यादा और स्पेसिफिक होता है एंड कंडीशन कंपेयर टू जनरल एग्रीमेंट। करने का मतलब है एग्रीमेंट आपका जरूरी नहीं कि
आउटलाइनिंग टर्म्स के हिसाब से चले, उससे अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट एकदम आउटलाइनिंग टर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट में स्पेसिफिसिटी नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्ट में होती है। वॉइडेबिलिटी की बात करें तो कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड हो सकते हैं और वॉइडेबल हो सकते हैं स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जब सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर देता है तो ये वॉइडेबल नहीं होता है, जब तक कि वहां पे कोई वैलिड रीजन लॉ द्वारा पहचान नहीं लिया जाता। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। पहला है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के आधार पर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि या तो वर्बली हो, जो कि या तो रिटन फॉर्म में हो, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इशारों इशारों में या समझ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, पार्टीज के कंडक्ट से, उनके सर्कमस्टांसेस से पता चल जा रहा है कि हाँ इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं शुरुआत से ही कमी रहती है, यानी कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स में एक भी कमी हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वन पार्टी हैज द ऑप्शन टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है दूसरे पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का। मान लेते हैं वो एक्सेप्टेंस अपना दे ही ना, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एलिमेंट्स की कमी आ जाएगी तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड बट कैन नॉट इन्फोर्स ड्यू टू लीगल टेक्निकलिटीज। लीगल टेक्निकलिटीज के बारे में या लीगल टेक्निकलिटीज के वजह से वैलिड है लेकिन इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कुछ लीगल टेक्निकलिटीज हैं जिन वजह से उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के आधार पे। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर या परफॉर्मेंस के आधार पे दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारे टर्म्स फुलफिल हो चुके हैं, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, कि कुछ टर्म्स अभी भी फुलफिल नहीं हुए हैं, फुलफिल होने को हैं। ऐसा नहीं कि फुलफिल नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, अभी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुए हैं, होंगे। मीन्स एग्जीक्यूटेड मीन्स हो चुका है, एग्जीक्यूटरी मीन्स होने वाला है। नंबर ऑफ पार्टीज के बेसिस पर अगर बात करें तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बायलेटरल नाम से पता चल रहा है दो पार्टीज प्रोमिसेस एक्सचेंज करेंगे, तुम मुझसे वादा करो मैं भी तुमसे वादा करता हूं। यूनिलेटरल मीन्स एक पार्टी प्रॉमिस करता है और दूसरा पार्टी उस प्रॉमिस को परफॉर्म करता है। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन के आधार पर ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो इसमें स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिक्वायर होता है, लेकिन जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है ये जब कंडीशन आप स्पेसिफाई करोगे या फिर स्पेसिफाइड कंडीशन पर परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। मतलब ऐसा अगर तुम करोगे तभी मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाऊंगा, नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर मैं ब्रिज कर दूंगा। बेस्ड ऑन टाइम, पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म। पास्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पार्टीज पहले से ही परफॉर्म कर देती हैं। प्रेजेंट मीन्स करेंटली परफॉर्म कर रही हैं, और फ्यूचर मीन्स परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। वैलिडिटी ऑफ कंसेंट के आधार पर फ्री कंसेंट और कोअर्स्ड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने बताया था। फ्री कंसेंट मीन्स पार्टी बिना किसी कोअर्सन के, अनड्यू इन्फ्लुएंस के, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के एग्री हो रही है। लेकिन जब कोअर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो वो कोअर्स्ड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ऑफर एक प्रपोजल है जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को करता है, जिसमें कि इंटेंशन क्या होता है? लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना। ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। ऑफरी मीन्स जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। द टर्म्स ऑफ द ऑफर शुड बी स्पेसिफिक। जो ऑफर के टर्म्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, इतने कि उसे ऑफरी क्या कर सके? समझ सके और उसको या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट कर सके। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बना लेता है? एक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस बना लेता है। अब ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि एक तरह का एक्सप्रेशन जो कि ऑफरी के द्वारा किया जाता है, एसेंट का एक्सप्रेशन जो कि ऑफरी के द्वारा किया जाता है ऑफर के टर्म्स पे। ये अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए और मिरर द टर्म्स
ऑफ द ऑफर, और इसमें जो ऑफर के टर्म्स है वो मिरर होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। एनी डेविएशन में बी कंसिडर एज काउंटर ऑफर। करने का मतलब है अगर आप उसके अलावा आप जैसा ऑफर में कर रहे हो और वैसा मिरर इमेज आप नहीं बना रहे हो, इट मीन्स कि आप पे कुछ काउंटर ऑफर आप किए हो और इस पे वो एक्शन ले सकता है दूसरा पार्टी, यानी जो ऑफरी है। एक्सेप्टेंस वर्बल हो सकता है, रिटेन हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, लेकिन ये इफेक्टिव केवल तब होगा जब इसे ऑफरर द्वारा, या ऑफरर द्वारा नहीं, ऑफरर को कम्युनिकेट किया जाए कि हाँ आपका ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक बार वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है और दोनों पार्टीज एक दूसरे के टर्म्स पर बाउंड हो जाती हैं। कम्युनिकेशन कर आए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड होने चाहिए पार्टीज के बीच में। कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव है, या कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब इसे दूसरा पार्टी क्या करता है, रिसीव करता है। पोस्टल रूल अप्लाइज टू एक्सेप्टेंस बाय मेल। अब ये जो पोस्टल रूल है ये अप्लाई होता है किस तरीके से, तो एक्सेप्टेंस होगा या तो मेल के थ्रू, जहाँ की एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव व्हेन पोस्टेड, जहाँ की एक्सेप्टेंस तब इफेक्टिव होगा जब पोस्ट किया जाएगा, ना कि तब जबकि रिसीव किया जाएगा। रिवोकेशन एंड विथड्रॉवल, इसका मतलब क्या होता है, एक ऑफर को रिवोक्ड किया जा सकता है, मना किया जा सकता है ऑफरर द्वारा। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाई ऑफरर द्वारा बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस से पहले कह देता है कि नहीं नहीं रहने दो, नहीं मन है। तो अनलेस इट इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। रिवोकेशन इज द इफेक्टिव व्हेन कम्युनिकेटेड, रिवोकेशन तब इफेक्टिव होता है जब कम्युनिकेट किया जाता है। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। लैप्स ऑफ ऑफर, इसका मतलब क्या होता है, एक ऑफर लैप्स हो सकता है, एक्सपायरेशन मतलब कोई स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर हो गया तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, एक तरीके से लैप्स हो जाएगा। लैप्स मीन्स कमी एक तरीके से। फेल्योर ऑफ कंडीशन, कंडीशन फेल हो गया, या फिर किसी तरीके से डेथ हो गया, या फिर आइदर पार्टीज, इंसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी का अगर डेथ हो जाता है तो उस दौरान वो ऑफर क्या हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। मान लेते हैं कोई एक पार्टी का डेथ हो गया तो ऑफर एक तरीके से एक्सपायर हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो होप ये पूरा यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि भैया ये क्वेरी कैसे सॉल्व होगा इस यूनिट का, या फिर जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। फ्यूचर सर्वर करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो वहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हो फ्यूचर सर्वर। और ये सारी बातें थी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कि क्या क्वेरीज हैं आपकी। आप चाहो तो वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस यूनिट। सो होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर विद गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड जल्द मिलते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है कि शायद बीआरएफ का ही हो, या फिर वोटिंग के हिसाब से हम लोग तो पता कर ही देते हैं कि कौन सा वीडियो अब नेक्स्ट लाना है। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर विद गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।